आज का हमारा जो टॉपिक होगा हिंदी विषय में वो होगा संबंध बोधक। संबंध बोधक। तो देखिए संबंध बोधक क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कि संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक आज का हमारा विषय होगा व्याकरण भाग में संबंध बोधक। जैसे कि देखो ये नाम को दर्शा रहा है कि संबंध बोधक क्या होता है, अर्थात जो संबंध का बोध करवाता है वह संबंध बोधक होता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि संबंध बोधक जो संबंध को दर्शाता है, जैसे छोटा भाई, बड़ी बहन, राम का मित्र, श्याम का मित्र। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है, जो अविकारी, अविकारी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है वह अविकारी। दो होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो विकारी मतलब जिसमें विकार होते हैं और अविकारी जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसकी जब परिभाषा करते हैं संबंध बोधक की, तो क्या परिभाषा बनती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आपको क्लियर है कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे पदों से ज्ञात करवाते हैं वहां पर संबंध बोधक होता है। समझ में आई बात कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे पदों से अर्थात दूसरे वाक्यों से, पद का मतलब वाक्य है, दूसरे पदों से संबंध बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में जैसे देखो सीता जी राम लक्ष्मण के साथ वन गई। सीता जी, क्या बोला मैंने, सीता जी राम लक्ष्मण के साथ वन गई। सीता जी राम लक्ष्मण के साथ, देखो यहाँ पे क्या आया, के साथ वन गई। अब अगर इस वाक्य को हम सीधा करते हैं, किसी भी संबोधक का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं एक बार अपन। ठीक है, सीता जी राम लक्ष्मण वन गई, तो यहाँ पर इस वाक्य का कोई मीन्स नहीं है, अर्थात यह अर्थहीन है। परंतु जब हमने इसके साथ में संबोधन लगा दिया तो सीता जी राम लक्ष्मण के साथ वन गई, यहाँ के साथ जो है दर्शा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें संबंध बोधक में यह समझ लेना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हम जब किसी दूसरे वाक्य के साथ बताते हैं तो वहां पर संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक में आपने यहाँ पे देखा कि सीता जी राम के लक्ष्मण के साथ वन गई, के साथ, तो यहाँ पर हमें कारक, हमने कल कारक किया था तो हमें कारक का ध्यान रखना पड़ेगा। एक टेबल, फटाफट से टेबल को हम रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पे पर, है ना, संबंध का, के, रा, रे, री, ये सब हमने किया। तो यहाँ पर जो ये के साथ आया है वो षष्ठी विभक्ति को दर्शा रहा है, अर्थात संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, संबंध को। के साथ मतलब सीता जी जो है वो राम और लक्ष्मण के साथ वन गई, तो यहाँ सीता जी का जो जाने का संबंध है वो राम और लक्ष्मण के साथ में है। समझ में आई सबको बात। उसके बाद में देखो जैसे एक सेंटेंस है, परिश्रम किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या सेंटेंस है, परिश्रम किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर परिश्रम का और सफलता का एक दूसरे से रिलेशन दिख रहा है ना, कि जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, बिना परिश्रम के हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम पढ़ेंगे तो उत्तीर्ण, परीक्षा देंगे और परीक्षा देंगे तो उत्तीर्ण होंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि संबंध जो है वो दर्शा रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जहाँ पर साथ, बिना, के साथ, जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर एक दूसरे का संज्ञा और सर्वनाम के साथ में संबंध का बोध कराया जाता है। अब देखिए जो संबंध बोधक है उसके कितने भेद हैं।
भेद का मतलब यहाँ 14 प्रकार 14 तरीके से हम संबंध बोध को जीत समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये सब हमारे पहले पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी पार्ट में पढ़े हैं, कभी क्रिया में पढ़ा है, कभी क्रिया विशेषण में पढ़ा है, कभी सर्वनाम में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो संबंध बोधक के 14 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला हमारा है कालवाचक। पहला हमारा क्या है? कालवाचक। ये हमने क्रिया में भी पढ़ा है कि काल जो काल को दर्शाता है ना। तो देखो कालवाचक, काल का मतलब समय और वाचक मतलब बताने वाला, हमने वाच्य पढ़े थे। तो कालवाचक अर्थात समय को दर्शाने वाला। कालवाचक में कैसे हुआ? जैसे के बाद, के अनंतर, है ना, के उपरांत, के पश्चात, तो ये सब समय को दर्शा रहे हैं। जैसे रमेश स्कूल से कब आएगा? तो रमेश मोहन के पश्चात स्कूल से आएगा। तो के पश्चात मतलब यहाँ पर मोहन और रमेश जो है वो समय से बंधे हुए हैं, है ना। जब मोहन आ जाएगा तो उसके बाद में रमेश आएगा। तो ये क्या हुआ? ये संबंध हो गया। तो काल से पता लग रहा है कि ये संबंध है। जैसे के अनंतर, हम कब स्कूल जाएंगे? तो के अनंतर, अनंतर मतलब बाद में, उसके बाद में जाएंगे। तो ये भी क्या हो? मेरी बारी कब आएगी? एक क्वेश्चन किया, एक प्रश्न किया अपने आप से, मेरी बारी कब आएगी? तो कहा उसके बाद में तुम्हारी बारी आएगी। उसके बाद मतलब समय से बन गया है, जब वो आएगा, जिस समय वो निकल जाएगा उस समय के बाद में मेरी बारी आएगी। तो यहाँ पर के अनंतर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे के बाद, वही बाद वाला बात हो गई। तो ये हो गया समय को जहाँ पर दर्शाते हैं। समय से भी हम, कालवाचक से भी हम संबंध बोधक को समझ सकते हैं। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना, एक दूसरे से संबंध होना और समय के माध्यम से संबंध होना। ठीक है, तो वहां पर कालवाचक आ गया। समझ में आ रहा है? सेकंड है स्थानवाचक। वाचक, वाच्य हमने पहले ही किए हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलना, तो स्थान को बोलने वाला, बताने वाला। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो आता है वो है हमारा स्थानवाचक, अर्थात स्थान से संबंधित, स्थान से संबंधित जो बातें हैं वो हमें संबंध को दर्शा रही है। जैसे देखो, पहले हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि रमेश कहाँ पर बैठा है। ठीक है, रमेश कहाँ पर बैठा है? तो मैंने कहा रमेश घर के भीतर बैठा है। अब घर के भीतर बैठा है तो यहाँ पर क्या हुआ? संबंध बता रहे हैं ना, रमेश तो बैठा है पर कहाँ बैठा है? घर के भीतर। तो उसके बैठने का जो संबंध है वो घर के भीतर है, तो यहाँ पर स्थानवाचक आ गया। तो जैसे स्थानवाचक में के भीतर, के अंदर, के बाहर, के नीचे, के पीछे, के ऊपर, ठीक है, के दूर, के पास, के समीप आदि। इन सबसे हम अगर हम एक एक वाक्य बनाएंगे तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये स्थानवाचक से संबंधित है और संबंध बता रहा है संज्ञा और सर्वनाम का। जैसे मोहन के पीछे कुत्ते दौड़ गए। ठीक है, मोहन के पीछे कुत्ते दौड़ गए। मोहन क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि मोहन के पीछे कुत्ते दौड़ गए हैं, इसलिए मोहन भाग रहा है डर के मारे। तो यहाँ पर के पीछे जो है वो भी स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, कहाँ पर मोहन कहाँ भागा? मोहन घर भागा, घर के भीतर भागा। ठीक है, के अंदर, के बाहर, के पीछे, ये सारे जो है वो स्थानवाचक में आते हैं। क्लियर है? थर्ड हमारा आता है दिशावाचक। दिशा का मतलब दाई तरफ, बाई तरफ, सीधे, सामने, ठीक है, की तरफ, की ओर, के दोनों। तो देखो संबंध बता रहा है। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, ठीक है, आपने जवाब दिया मेरा घर उस तरफ है, मेरा घर उस तरफ है, या दाई तरफ है, या बाई तरफ है। जैसे कई बार अपन बताते हैं ना कि सीधे सीधे जाओ और फिर उल्टे की तरफ घूम जाना, वहां एक सर्किल आएगा, उस सर्किल से आप एक राइट गली में जाना और वहीं पे मेरा सेकंड नंबर मकान है। हम ऐसे ही बताते हैं। तो ये चीज क्या हुई? हमें दिशा का ज्ञान करवा रही है और उस दिशा का जो ज्ञान है वो हमारे संबंध से रिलेटेड है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर दिशावाचक इस प्रकार से होगा, जैसे की तरफ आ गया, की ओर आ गया, के दोनों आ गया, के पार आ गया। तो ये हो गया हमारा दिशावाचक। उसके बाद में देखिए कारणवाचक। कारण, कारण मतलब किसी चीज का रीजन होना, ठीक है, कारण होना।
संबंध दर्शाता है ना कारण में भी। जैसे देखो क्वेश्चन किया अपने आप से, आज तुम देरी से क्यों आए, ठीक है, आज तुम देरी से स्कूल में देरी से क्यों आए, तो आप क्या कहोगे, बस देरी के कारण मैं स्कूल में देरी से आया हूँ। तो अभी क्या कारण बताया आपने देर से आने का, आपने बताया कि बस छूटने के कारण मैं देरी से आया हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कारण हो गया देरी से आने का। उसके बाद में देखो के चलते, जैसे आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, बीमारी के चलते मैं विद्यालय नहीं आ रहा हूँ, बीमारी के चलते। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कारण बता दिया। जहाँ पर कारण बता करके संबंध को दर्शाया जाता है वहां पर कारणवाचक संबंध बोधक कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में 5वें नंबर हमारा देखिए तुलना। तुलना का मतलब क्या होता है, किसी से समानता करना, है ना, किसी से बराबरी करना, उसके बराबर बताना। तो तुलना में हम कौन से वर्ड लेके आते हैं, तुलना में जैसे हमने ला दिया के आगे, के समक्ष, उपेक्षा, है ना, के मुकाबले, की तुलना। कहते हैं ना तुम्हारी तुलना में वह ज्यादा तेज दौड़ता है, ठीक है, वो अधिक तेज दौड़ रहा है। तो तुलना का मतलब बराबरी करना, अपेक्षा करना, है ना, उसको देखो कितना पढ़ता है वो, तो ये क्या हुई, उस बच्चे से आपकी तुलना कर दी गई। वो तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, तुम भी मेहनत करो, तो मेहनत करने के पीछे उसका फर्स्ट आने की तुलना हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां है वह हमारा हो गया तुलना। उसके बाद में 6था जो हमारा है वह है साधन, साधनवाचक। साधनवाचक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, साधन का मतलब हुआ किसी वस्तु से हमें संज्ञा और सर्वनाम का संबोधन दर्शाया जा रहा है। जैसे पूछा कि तुम स्कूल कैसे आते हो, तो कहोगे साइकिल के द्वारा आता हूँ, है ना। तो साधन क्या हुआ स्कूल में आने का, स्कूल में आने का जो साधन है वह साइकिल हुआ। तो साइकिल प्लस स्कूल में आना, ये दोनों किसको दर्शा रहे हैं, आपस में संबंध को दर्शा रही हैं। तो देखो साधन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे के द्वारा, के हाथों, के हाथ, के जरिए आदि जो है वह तुलना में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात, इतने पॉइंट्स। आगे देखिए, साधन हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा आता है संग्रहवाचक। संग्रह क्या होता है, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, किसी चीज को, जैसे किताबों का संग्रह हो गया, है ना, लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह हो गया, तो ये क्या है, संग्रहवाचक है। संग्रहवाचक में हम किससे समझ सकते हैं, जैसे के अंतर्गत, के लगभग, ठीक है, के अंतर्गत, के लगभग, भर, मात्र आदि, यह हो गया हमारा संग्रह। जैसे महाराणा प्रताप की किताबों को हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि आप संग्रहवाचक को, संग्रह को दीजिए। महाराणा प्रताप की जो किताबें, हमारे वीरों की जो बुक्स है वो संग्रह में है, तो यहाँ पर आ गया हमारा संग्रहवाचक। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए कोई मोटो होना, उद्देश्य होना। जैसे अभी हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमें इस साल पास होना है या अगली क्लास में उत्तीर्ण हो रहा है, नहीं। अगर हम इस साल ऑनलाइन भी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान दब जाएगा, है ना। ये जो हम स्टडी करते हैं वो ज्ञान दब जाएगा, और जब ज्ञान दब जाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें उद्देश्य में आगे बढ़ना है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में जैसे उद्देश्य में अपन क्या क्या चीजें ले सकते हैं, उद्देश्य में अपन के अर्थ, के लिए, ठीक है, के लिए। उसके बाद में हम के उद्देश्य की खातिर, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हम मोबाइल से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा ज्ञान अर्जित करना है, इसके खातिर हम यहाँ मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं। अब ये देखो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में उद्देश्य नहीं हुआ तो हमारा जो एक दूसरे का संबंध है वो टूट जाएगा, है ना, एक दूसरे से हम दूर होने लगेंगे, और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम दूर करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर उद्देश्य होना जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद में हम 9 करेंगे सहचर। सहचर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? सहचर का मतलब यहाँ हुआ साथ में। जैसे हम क्लास में फ्रेंड्स पढ़ते हैं ना, तो उनको आपस में साथ में, सहचर का मतलब यहाँ साथ में। अब देखो सहचर जो है वह संबंध को कैसे दर्शाता है? जो सहचर है वो संबंध को कैसे दर्शाता है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अब सहचर तो संबंध तो अपने आप ही होएगा ना। जैसे वह मेरे मामी का लड़का है, वह मेरे मामा का लड़का है, तो ये क्या हुआ? साथ को दर्शा रहा है। रमेश मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो यह भी साथ को दर्शा रहा है। तो सहचर में हम क्या ले सकते हैं? जैसे के संग ले सकते हैं, के साथ ले सकते हैं, ठीक है, के सहित ले सकते हैं, है ना। उसके साथ में गया, उसके साथ में बाजार गया, उसके साथ में खेला, तो ये सब क्या हुआ? सहचर। सब संबंध को दर्शा रही हैं। 10 हमारा आता है, 10वां नंबर जो हमारा है वो है सादृश्य। सादृश्य, दृश्य माने देखना और सा माने समान, किसी के समान देखना। और जब किसी के समान, देखो तुलना और सादृश्य में थोड़ा सा अंतर होता है। तुलना में तो हम कंपैरिजन करते हैं किसी का, ठीक है, परंतु सादृश्य में हम उसके सादृश्य समानता को दर्शाते हैं। जैसे कैसे दर्शाते हैं? जैसे वह उसके समान है, जैसे 2 जने एक जैसे मिल जाते हैं, हमें ट्विंस मिल जाते हैं, जुड़वा भाई बहन मिल जाते हैं, हमें पता नहीं कि ये जुड़वा है ना, ये ट्विंस है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वो तो उसके जैसे का जैसा है। तो ये सादृश्यता हो गई। जैसे कोई इंटेलिजेंट है, किसी के मान लीजिए 90% बने, हम कहेंगे अरे उसकी मार्कशीट और तुम्हारी मार्कशीट, तुम दोनों की अंक तालिका तो बिल्कुल सेम है, तो ये भी सादृश्यता हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सादृश्य का मतलब हुआ के समान, के तुल्य, ठीक है, उसके बाद में के बराबर, के योग्य, यह हमारा हो गया सादृश्य। तो ये 10 पॉइंट हो गए हमारे। अब 11वें नंबर पे हमारा देखिए एकादश जो हमारा है वो है व्यतिरेक। क्या है? व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है किसी के बिना। व्यतिरेक माने एक, व्य प्लस एक, अर्थात अकेला, किसी के बिना। तो जैसे देखो के बगैर तुम स्कूल कैसे जाते हो? तो किसी ने कहा कि तुम अकेले ही आते हो, तो कहते थे हाँ मैं उसके बगैर, आजकल वो नहीं आ रहा, मैं उसके बिना ही आता हूँ, उसके बगैर ही आता हूँ। तो अकेले किसी कार्य को करना, के बगैर, के बजाय, अगर तुमने तुम्हारी बजाय सोहन आ जाता तो और मजा होता, तो के बजाय। तो ये जो है व्यतिरेक, इसमें आ जाता है के बगैर, के बजाय, ठीक है, के सिवाय आदि से आ जाते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद में हमारा जो है 12 नंबर पे द्वादश, 12। कितने सारे शब्द होते हैं एक ही शब्द के, है ना। इसको 12 भी बोल सकते हैं, इसको द्वादश भी बोल सकते हैं, इसको 12 भी बोल सकते हैं। तो विषयवाचक हमारा 12 नंबर जो है वो हमारा क्या है? विषयवाचक, अर्थात विषय के बारे में संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से संबोधन, संबंध बताना, संबंध बोध, किसी का संबंध करवाना। तो कैसे करवाते हैं? जैसे के नाम, के भरोसे, ठीक है, के विषय में, के मामले में आदि। जैसे यार आज तो मैं तेरे मामले में फंस गया, बोलते हैं ना, तो फ्रेंड सर्किल होती है तो बोल देते हैं यार आज तो मैं तेरे मामले में फंस गया, नहीं मैं तो सीधा सीधा जा रहा था। तो ये विषय हो गया। अब वो फंसना किसके विषय में हुआ? दोस्त के मामले में फंस गया, मित्रता दिखाई, है ना, सुदामा और कृष्ण की जैसे मित्रता है वैसे यहाँ मित्रता दिखा दी, यार तूने फंसा दिया आज तो, ऐसे बोल देते हैं ना अपन। तो यहाँ पर ये विषय हो गया। फंसाने का विषय किसने किया? मित्र ने किया। जैसे कृष्ण भगवान की जो चने है, कृष्ण भगवान चने वाली कहानी सुनी होगी आपने, है ना। सुदामा ने अपना नाम ले लिया था और वो दरिद्रता को प्राप्त हो गए थे। तो ये क्या हुआ? वो दरिद्रता को प्राप्त होना क्या हुआ? चने खाना हुआ। तो ये भी विषय हो गया। ठीक है, तो विषय के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे के नाम, के भरोसे, ठीक है, के विषय में, के मामले में आदि जो है। आज मुझे पनिशमेंट मिला क्योंकि मैंने साइंस का वर्क नहीं किया। अब पनिशमेंट मिला, सजा मिली, दंड मिला, क्यों मिला? क्योंकि उसने साइंस का वर्क नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषयवाचक। अब इसके बाद में देखिए विनिमय।
विनिमय का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? विनिमय का मतलब हुआ आदान और प्रदान करना, है ना। सामान को इधर से उधर करना, आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय करना विनिमय कहलाता है। जैसे देखो, विनिमय में हम क्या कर सकते हैं? विनिमय में हम किसी चीज की बदले तो की जगह आ गया, ठीक है, के बदले आ गया, के स्थान आ गया, तो ये हमारा विनिमय होता है। विनिमय के जगह के बदले, जैसे आपने कहा पहले के समय में होता था, किसी को अगर हमें गेहूं लेना है, अनाज लेना है, तो हमें उसके बदले उसे दूध देना पड़ता था। अगर हमारा दूध का काम है, पहले यही होता था ना विनिमय का आदान प्रदान, कि अगर किसी को दूध देना है तो हमारे पास दूध है तो हम गेहूं देंगे और उसका उतना दूध दे देंगे। धीरे धीरे फिर ये जो प्रचलन है ये बदलता रहा और अब जो है रुपये पैसों पे आ गया, तो ये विनिमय का काम हो गया। ठीक है, हम बाजार से कोई चीज लाते हैं तो हम उसके बदले, के बदले, विनिमय मतलब के बदले, के जगह, है ना। तो विनिमय, जैसे हमने नया मोबाइल खरीदा तो हम मोबाइल खरीदने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? हमें पैसा देना पड़ेगा ना, लक्ष्मी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा विनिमय, के बदले, किसी चीज के बदले लेना। तो ये भी संबंध बोधक को ही दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? आज मैं मोबाइल लेकर आया, उसको मैंने 16,000 रुपए दिए। एक सेंटेंस है, आज मैं मोबाइल लाया और मैंने उसको 16,000 रुपए दिए। या ऐसे बना सकते हैं कि मैंने दुकान वाले को 16,000 रुपए दिए और मैं एक नया मोबाइल सैमसंग का खरीद कर लाया। अब इस वाक्य में देखो कि मैंने मोबाइल तो खरीद लिया, परंतु मैंने पहले क्या बात बोली कि मैंने उसको 16,000 रुपए दिए। अगर मैं उसको 16,000 रुपए नहीं देता तो वो मुझे मोबाइल नहीं देता। तो ये हो गया विनिमय, के बदले। ठीक है, के बदले किसी चीज को दर्शाना। तो ये भी संबंध हो गया, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब है 14 हमारा विरोध। विरोध का मतलब क्या हुआ? किसी से एंटी चलना, किसी के अनुकूल नहीं होना, वो होता है हमारा विरोध। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो विरोधाभास में चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये क्या है? ये विरोध ही हुआ। एक दूसरे के अनुकूल जो बात नहीं होती है, जो प्रतिकूल बात नहीं है, वह विरोध कहलाता है। तो विरोध में जैसे किसी के विपरीत जाना, जैसे दो भाइयों में लड़ाई हो गई, वो कहेगा मैं तो सीधा जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, परंतु दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो पीछे वाली गली से ही जाऊंगा। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, उन दोनों में विपरीतता आ गई है। नहीं, वो विपरीत है। के प्रतिकूल कोई कार्य, जैसे नहीं आज मुझे नहीं पढ़ना, मम्मी कहेगी नहीं आज आपको पढ़ना ही है, क्लास लेनी है, तो ये भी क्या हो गया? उसे तो लग रहा है कि ये चीज मेरे अनुकूल नहीं है कि आज मुझे नहीं पढ़ना, और मम्मी की अनुकूल है। तो ये एक दूसरे के प्रतिकूल होना जो है विरोध में आ गया। फिर उसके बाद में जैसे विरुद्ध, किसी बात का विरोध करना, है ना, विरोध करना। जैसे मम्मी बोलेगी नहीं बाहर स्कूटी नहीं लेके जानी है, फिर आप कहोगे नहीं थोड़ा सा दूरी तो जा रहा हूँ, जाने दो। तो ये क्या हो गया? ये भी विरोध करना हो गया बात का। तो यहाँ पर हमारा लास्ट हो गया विरोध। तो आप लोगों को समझ में आई? अब कुछ एक ऐसे पॉइंट है इसमें जो आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी होते हैं। ये तो सब हमें पता लग गया कि इस तरीके से हम संबंध को संज्ञा और सर्वनाम के साथ, अन्य पद के साथ जोड़ सकते हैं और अपना संबंध का बोध करवा सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और वो बातें क्या है? तो देखिए, नंबर 1 कि कुछ संबंध बोधक शब्दों को जोड़ने से पहले संज्ञा आदि के साथ विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। क्या कह रहे हैं? कि कुछ संज्ञा शब्दों को किसी अन्य पद को के साथ जोड़ने के साथ उन्हें विभक्ति चिन्ह जो है लगाया जाता है। जैसे सीता जी राम लक्ष्मण के साथ गई तो के, कर्ता ने कर्म को संबंध बोधक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कहा के की। तो यहाँ पर नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो है कि कुछ संबंध बोधक शब्दों को जोड़ने से पहले हमें विभक्ति चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे मंदिर की तरफ गई तो की आ गया, जंगल की तरफ गई तो की आ गया, ठीक है, राम के समान है तो के आ गया, गांव के बाहर है तो के आ गया। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड हमारा जो है इसमें यह आता है कि कुछ संबंध बोधक ऐसे होते हैं जिन्हें संज्ञा और सर्वनाम के साथ पद में जोड़ने के लिए विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। मतलब
सिंपल सी बात बन जाती है, वहां पर कोई भी संबंध कारक हम नहीं दर्शाना हमें। जैसे कि मैंने आज दिन भर काम किया, मैंने रात भर काम किया, तो यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लग रहा, ना का, के, की, कुछ भी नहीं लग रहा है। मैंने विद्या बिना, ठीक है, जीवन पर्यंत आदि जो ये शब्द हैं वो ध्यान में रखने हैं। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि कुछ संबंध बोधक जो जोड़ते हैं उनसे पहले हमें विभक्ति चिन्ह लगाना या न लगाना लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेखक की इच्छा पर निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने कोई पोयम बनाई है, तो मेरा मन करेगा तो मैं वहां पर संबंध के लिए विभक्ति चिन्ह लगाऊंगी, और मेरा मन किया कि मैं इसको सीधा ही बना देती हूँ। जैसे मैं गांव की ओर पैदल पैदल चला, ठीक है, तो की ओर संबंध को दर्शा रहा है। सेकंड मैंने अपनी भाषा में बना दिया, मैं गांव पैदल पैदल चला, तो देखो दोनों में अपनी मर्जी है। अगर हमें लगता है तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कुछ संबंध बोधक जोड़ने से पहले विभक्ति चिन्ह लगाना या न लगाना लेखक या जो राइटर है या जो लिख रहा है उसकी इच्छा पर भी निर्भर होता है। जैसे पत्र द्वारा समाचार पत्र भेज दिया जाएगा, पहला क्या है? पत्र द्वारा समाचार पत्र भेज दिया जाएगा, और दूसरा है पत्र के द्वारा समाचार पत्र भेज दिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस आ गया, एक में आया विभक्ति और दूसरे में विभक्ति रहित, मतलब सहित और रहित दोनों आ गए हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको? सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है। क्या पढ़ा हमने? धन बिना भी जीवन व्यर्थ है और धन के बिना भी जीवन व्यर्थ है। तो पहले में हमने धन बिना जीवन व्यर्थ है, यहाँ पे बिना लगाया, सेकंड में हमने के बिना लगाया। तो देखो हमारी मर्जी है कि हम सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद में हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो हमारा आता है कि संबंध बोधक से पहले प्राय संबंध कारक लगाया जाता है, जैसे का, की, के आदि, तो उससे विभक्ति का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में स्थानवाचक अथवा कालवाचक क्रिया जो विशेषण होते हैं उनको कभी कभी हमारी मन की जो स्थिति है वो पैदा होती है, मतलब कि अव्यय लगाने के बाद में हम उसको क्रिया विशेषण में भी बदल सकते हैं और हम उसको संबंध बोधक में भी बदल सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देखो, वह बिना कुछ कहे उस ओर चला गया, क्या है? वह बिना कहे उस ओर चला गया, ये तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ, उसने नहीं कहा और वो जाने की क्रिया कर रहा है, तो ये तो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट बनता है हमारा संबंध बोधक, वह बिना कुछ कहे दीवार के उस ओर चला गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो संबंध दर्शा रहा है। तो आज हमने पढ़ा संबंध बोधक, सबको समझ में आ गया होगा। एक फटाफट से इसका थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि संबंध बोधक क्या होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसी अन्य पद को दर्शाता है वह संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक में हमने क्या पढ़ा कि जो अभिकारी शब्द होते हैं उनको दर्शाते हैं। फिर हमने इसके 14 पॉइंट पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारण, तुलना, साधन, संग्रह, उद्देश्य, सहचर, सादृश्य, व्यतिरेक, विषय, विनिमय और विरोध। ठीक है, ये 14 हम पढ़े और इनके हमने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमने इनको समझा। ठीक है, उसके बाद में हमने 4 पॉइंट पढ़े कि कुछ विभक्ति रहित होते हैं, कुछ विभक्ति सहित होते हैं। फिर हमने यह पढ़ा कि लेखक पर भी डिपेंड करता है, लिखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो विभक्ति के साथ बना रहा है या विभक्ति के बिना बना रहा है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को भी अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि कुछ कुछ क्रिया विशेषण भी होते हैं और कुछ कुछ संबंध बोधक भी होते हैं। तो आज का हमारा जो विषय था संबंध बोधक, वह इस प्रकार से था। सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। अब आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम लोग संबंध बोधक के साथ में जो जैसे समुच्चय बोधक हो गया उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि जब हम संबंध बोधक ही पढ़ रहे हैं और संबंध को ही दर्शा रहे हैं
तो हम लोग आगे से आगे संबंध को दर्शाते हुए एक एक नया नया हमारा जो है उपविषय लेंगे। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया है।